तो नए मैथमेटिक्स सीरीज योद्धा सीरीज के साथ हम तैयार हैं मैथमेटिक्स एग्जाम को फोड़ने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं कॉमर्शियल मैथमेटिक्स गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स से। जीएसटी। दो तरह के टैक्स होते हैं, डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? जब किसी इंडिविजुअल के इनकम पर टैक्स लिया जाता है उसे कहते हैं डायरेक्ट टैक्स। अगर कोई कंज्यूमर गुड्स और सर्विसेज को परचेज कर रहा है तो उस समय जो उससे टैक्स लिया जाता है उसे कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस। इंडिया में पहले बहुत तरह के इनडायरेक्ट टैक्स हुआ करते थे। कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट लिया करती थी, कुछ स्टेट गवर्नमेंट लिया करती थी। एग्जाम्पल, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी एक्सेट्रा सेंट्रल गवर्नमेंट लेती थी। एंटरटेनमेंट टैक्स, लग्जरी टैक्स, वैट, ये सारे टैक्सेस स्टेट गवर्नमेंट लेती थी। तो इन सारे टैक्सेस को हटा के बोला गया वन नेशन वन टैक्स, जीएसटी। जीएसटी तीन तरह के होते हैं, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी। सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। क्या होता है समझते हैं। जब सेंट्रल गवर्नमेंट इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन पे जब टैक्स लेती है उसे कहते हैं सीजीएसटी। जब स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन टेरिटरी इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन पे टैक्स लेती है उसे कहते हैं एसजीएसटी। और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन पे टैक्स लेती है उसे कहते हैं आईजीएसटी। हालांकि हमारे सिलेबस में सीजीएसटी है पढ़ना, एसजीएसटी पढ़ना, आईजीएसटी नहीं है, फिर भी कुछ क्वेश्चन हम लोग आईजीएसटी से भी देखेंगे। अब ये इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शंस और इंटर स्टेट ट्रांजेक्शंस क्या होता है इसे समझते हैं। इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शंस क्या होता है? जब किसी स्टेट के अंदर किसी गुड्स और सर्विस को सेल और परचेज किया जाता है तो वो होता है इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन। इसमें होता क्या है, अगर इस पे कोई टैक्स लग रहा है, किसी गुड्स पे कोई टैक्स लग रहा है 10%, तो 5% सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है और 5% स्टेट गवर्नमेंट लेती है। दोनों का हिस्सा 50-50% होता है। कोई सेल और परचेज किसी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में हो रहा है तो ये कहलाता है इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन। इसमें क्या होता है, दोनों स्टेट अपने अपने टैक्स का डिमांड करती है, दोनों के बीच में फाइट होता है और सेंट्रल गवर्नमेंट आकर के बीच में वो सारे टैक्सेस को ले जाती है। हालांकि वो टैक्सेस को बाद में वो स्टेट को भी डिस्ट्रीब्यूट करती है। नोट, अगर आपके क्वेश्चन में ये मेंशन नहीं है कि आपका सेल इंट्रा स्टेट है या इंटर स्टेट है तो आपको हमेशा कंसिडर करना है इंट्रा स्टेट सेल। अब क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। द प्रिंटेड प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज ₹3080 इफ द रेट ऑफ जीएसटी इज 10%, देन द जीएसटी इज। बहुत इजी क्वेश्चन है। आर्टिकल का प्राइस है बच्चा 3080 और जीएसटी कितना लग रहा है मुझे 10%। परसेंट का मतलब क्या होता है, परसेंट, पर 1/100। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10/100। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, हमारा आंसर ₹308। आंसर ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एस जीएसटी पेड बाय ए कस्टमर टू द शॉपकीपर for an article which is priced at ₹500 is ₹15. The rate of GST charged is। क्वेश्चन में कह रहा है कस्टमर ने शॉपकीपर से कोई सामान लिया है जिसका प्राइस है ₹500 और उसके लिए उस कस्टमर ने ₹15 SGST पे किया है। तो मुझे निकालना है रेट ऑफ GST चार्ज्ड इज। तो बच्चा प्राइस गिवन है ₹500, SGST ₹15, तो CGST भी कितना होगा 15 ही रुपीज़ होगा। तो टोटल जीएसटी कितना हो जाएगा बच्चा, इन दोनों का सम, जो कि हो गया ₹30। मतलब कि ₹500 पे आपको 30 रुपीज़ जीएसटी देना पड़ रहा है। तो रेट परसेंट कितना होगा, तो हम लोग निकालेंगे 500 पर R% इज इक्वल टू 30। तो क्या होगा बच्चा 500 इंटू R/100 इज इक्वल टू 30। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, देन R इज इक्वल टू 30/5 इक्वल टू 6%। आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। An article which is marked at ₹1200 is available at a discount of 20%। किसी आर्टिकल का प्राइस है बच्चा 1200 लेकिन 20% डिस्काउंट पे मिल रहा है।
एंड द रेट ऑफ जीएसटी इज 18%। रेट ऑफ जीएसटी कितना है? 18%। द अमाउंट ऑफ एसजीएसटी मुझे फाइंड करना है। मैं पहले बता दे रहा हूँ, इस बार डिस्काउंट से रिलेटेड क्वेश्चन जीएसटी में रहने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। क्वेश्चन इजी रहेगा, लेकिन ध्यान रखना है इस बात को। चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं। सेलिंग प्राइस है बच्चा ₹1200, डिस्काउंट मिल रहा है 20%, रेट ऑफ जीएसटी लगेगा 18%। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे डिस्काउंट, क्योंकि जीएसटी जो कैलकुलेट होगा वो डिस्काउंट या प्रॉफिट निकालने के बाद ही होगा। तो डिस्काउंट क्या हो जाएगा बच्चा? 1200 पर मुझे 20% का डिस्काउंट मिल रहा है। तो कितना डिस्काउंट मिल रहा है? 240 रुपीज़ का डिस्काउंट मिल रहा है 1200 के प्राइस पे। तो सेलिंग प्राइस क्या हो रहा है? 1200 माइनस 240 विच इज 960 रुपीज़। तो मुझे फाइनल प्राइस पता चल गया जो कि है 960। अब इस पे जीएसटी कैलकुलेट करेंगे। तो जीएसटी क्या हो जाएगा बच्चा? जीएसटी इज इक्वल टू 960 पर 18%। ये कैलकुलेशन के बाद आएगा 172.8। तो 172.8 आपका जीएसटी लग रहा है। अब ये जीएसटी आपके स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा 50-50%। तो क्या होगा? सीजीएसटी और एसजीएसटी। तो 50-50% हो जाएगा बच्चा ₹86.40, ₹86.40। हमसे पूछा जा रहा था एसजीएसटी के बारे में, तो आंसर हो जाएगा 86.40। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज ₹5000। द शॉपकीपर गिव्स ए डिस्काउंट ऑफ 10%. If the rate of GST is 12%, then the amount paid by the customer including GST is। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है। आर्टिकल का प्राइस है 5000, 10% का शॉपकीपर डिस्काउंट भी दे रहा है, और जीएसटी जो इस आर्टिकल पे लग रही है वो है 12%। तो मुझे कैलकुलेट करना है कि कस्टमर ने जीएसटी को मिला करके कितना अमाउंट पे किया है। तो प्राइस है बच्चा 5000, डिस्काउंट है 10%, जीएसटी है 12%। सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट करेंगे डिस्काउंट। डिस्काउंट इज इक्वल टू 5000 पर 10%, 10/100। जीरो से जीरो कैंसिल, डिस्काउंट मिल रहा है मुझे 500 रुपीज़ का। तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी? 5000 माइनस 500 इक्वल टू 4500। तो मुझे सेलिंग प्राइस पता चल गया। अब करेंगे हम लोग कैलकुलेट जीएसटी। तो जीएसटी क्या हो जाएगा बच्चे? 4500 पर 12%, तो 12/100। जीरो से जीरो कैंसिल हो गया। तो ये कैलकुलेट करोगे, एक तरीका कैलकुलेशन का बता रहे हैं, आप लोग ऐसे भी कर सकते हो। 45 इंटू 12 को आप ऐसे लिख सकते हो 45 इंटू 10 प्लस 2। एक बार इसको 10 से मल्टीप्लाई करो, फिर इसको 2 से करो। तो 45 इंटू 10 450, एंड 45 इंटू 2 90। अब इन दोनों को ऐड करोगे तो 540 हो जाएगा। जीएसटी कितना हो गया? ₹540। नाउ टोटल अमाउंट क्या हो जाएगा बच्चों? टोटल अमाउंट विथ जीएसटी हो जाएगा, प्राइस हो गया आर्टिकल का आफ्टर डिस्काउंट 4500 प्लस जीएसटी लगेगा 540 का। तो फाइनल प्राइस इसका हो जाएगा 5040 रुपीज़। ये हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रोहन बाउट द फॉलोइंग ईटेबल्स फॉर हिज फ्रेंड्स। आइटम लिया है बच्चा आपका, लड्डू लिया है, प्राइस है 500 रुपीज़ पर केजी, क्वांटिटी 2 केजी लिया है, रेट ऑफ जीएसटी लग रहा है लड्डू पे 5%। पेस्ट्रीज लिया है 100 रुपीज़ पर पीस के हिसाब से, 12 पीसेस लिया है, रेट ऑफ जीएसटी लग रहा है 18%। कैलकुलेट करना है टोटल जीएसटी पेड, और दूसरा कैलकुलेट करना है बच्चा टोटल बिल अमाउंट इंक्लूडिंग जीएसटी।
आइए देखते हैं। तो बच्चा प्राइस ऑफ लड्डू है ₹500। लिया कितना है 2 kg, तो 2 kg का कितना हो जाएगा बच्चा, तो 2 kg लड्डू का प्राइस हो जाएगा 2 इंटू ₹500 इज इक्वल टू ₹1000। अब इस पे जीएसटी लगेगा बच्चा, टोटल प्राइस क्या हो गया 1000, और लड्डू पे जो जीएसटी लग रहा है वो है 5%, तो जीएसटी कितना हो जाएगा, जीएसटी इज इक्वल टू ₹1000 पर 5%, तो 5/100, जीरो से जीरो कैंसल, जीएसटी लग रहा है लड्डू पे ₹50। तो कॉस्ट ऑफ लड्डू क्या हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ लड्डू हो जाएगा बच्चा, प्राइस हो गया 1000 और जीएसटी हो गया ₹50, तो टोटल कॉस्ट आया 1050 रुपीज़ का। अब बात करते हैं पेस्ट्रीज का। तो प्राइस ऑफ पेस्ट्रीज क्या है, प्राइस ऑफ पेस्ट्रीज है बच्चा ₹100 पर पीस। तो टोटल उसने 12 पीसेस लिया है, तो प्राइस ऑफ 12 पीसेस इज इक्वल टू 12 इंटू ₹100 इक्वल टू ₹1200। अब निकालेंगे बच्चा जीएसटी। तो जीएसटी है आपके पेस्ट्रीज पे 18%, तो 1200 पर 18%, जीरो से जीरो कैंसिल हो गया। इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 12 को ब्रेक किया 10 + 2 में, तो 18 इंटू 10 180 और 18 इंटू 2 36, तो 180 + 36 हो जाएगा बच्चा 216 रुपीज़। तो पेस्ट्रीज पे जो जीएसटी है वो है 216। तो टोटल कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ पेस्ट्रीज हो जाएगा आप 1200 उसका प्राइस था और जीएसटी लग रहा है बच्चा इस पे 216, तो टोटल कॉस्ट आ जाएगा 1416। अब क्वेश्चन आपसे था, क्वेश्चन नंबर 1, टोटल जीएसटी पेड। तो लड्डू पे जो जीएसटी पे कर रहा है 50 रुपीज़ कर रहा है और पेस्ट्रीज पे जो कर रहा है 216, तो टोटल जीएसटी पेड नंबर 1, टोटल जीएसटी पेड इज इक्वल टू ₹50 प्लस ₹216 इक्वल टू ₹266। क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चा, टोटल बिल अमाउंट इंक्लूडिंग जीएसटी। तो यहाँ पे टोटल कॉस्ट लड्डू का लगा है 1050 और यहाँ पे पेस्ट्रीज का लगा है 1416, तो टोटल कॉस्ट नंबर 2, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू पेस्ट्रीज का हो गया 1416 और लड्डू का प्लस लड्डू 1050, टोटल कॉस्ट हो जाएगा 2466 रुपीज़। आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, द फॉलोइंग बिल शोज द जीएसटी रेट एंड द मार्केट प्राइस ऑफ आर्टिकल्स। राजधानी डिपार्टमेंटल स्टोर है, ड्राई फ्रूट है जिसका मार्क प्राइस है 1200, डिस्काउंट 100 रुपीज़ का दिया जा रहा है, रेट ऑफ जीएसटी 12%। पैक्ड व्हीट फ्लोर है जिसका मार्केट प्राइस 286 है, डिस्काउंट नील है, नहीं दिया जा रहा है, रेट ऑफ जीएसटी 5%। बेकरी प्रोडक्ट 500 रुपीज़ मार्केट प्राइस है, डिस्काउंट 10% दिया जा रहा है, रेट ऑफ जीएसटी 12%। फाइनली देखें क्या पूछा जा रहा है, फाइंड द टोटल अमाउंट टू बी पेड इंक्लूडिंग जीएसटी फॉर द एबव बिल। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, आराम से सॉल्व होगा, एक एक करके करते हैं। तो ड्राई फ्रूट नंबर 1, ड्राई फ्रूट पर केजी है, इसका मार्केट प्राइस 1200, तो डिस्काउंट दिया जा रहा है 100% का, तो सेलिंग प्राइस हो जाएगा ड्राई फ्रूट का, सेलिंग प्राइस 1200 माइनस
100 रुपीज़ 1100। और जीएसटी इस पे लग रहा है 12%, तो जीएसटी हो जाएगा बच्चा 1100 पर 12%, 12/100, 0 से 0 कैंसिल हो गया। 12 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 132, तो जीएसटी आपका हो गया बच्चा 132। नेक्स्ट कैलकुलेशन करते हैं व्हीट फ्लोर का। मार्केट प्राइस है बच्चा 286, डिस्काउंट कुछ भी नहीं दिया जा रहा है, तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा 286 ही। ओके, और 5% इस पे जीएसटी लग रहा है, तो जीएसटी कैलकुलेट कर लेते हैं। 286 एंड 5%, 5/100, ये कैलकुलेशन के बाद आ जाएगा 14.30 रुपीज़, तो जीएसटी हो गया बच्चा 14.30। नेक्स्ट हम लोग बेकरी प्रोडक्ट पे कैलकुलेट करते हैं। बेकरी प्रोडक्ट्स पे कैलकुलेट करते हैं। मार्केट प्राइस है बच्चा इसका 500 रुपीज़ और डिस्काउंट मिल रहा है 10%, तो डिस्काउंट परसेंट निकालते हैं। 500 पर 10%, 10/100, 0 से 0 कैंसिल, डिस्काउंट हो गया 50 रुपीज़, तो सेलिंग प्राइस हो जाएगा बच्चा 500 माइनस 50 इज इक्वल टू 450 रुपीज़। अब जो सेलिंग प्राइस होगा उसी पर जीएसटी कैलकुलेट होगा, तो जीएसटी क्या, जीएसटी हो जाएगा बच्चा जीएसटी 450 पर हम लोग कैलकुलेट करेंगे 12%, 12/100। फाइनल कैलकुलेशन के बाद ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 54। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा था फाइंड द टोटल अमाउंट टू बी पेड इंक्लूडिंग जीएसटी फॉर द एवर बिल। तो टोटल अमाउंट क्या हो जाएगा बच्चा, एक एक करके हम लोग निकालते हैं। ड्राई फ्रूट का जो कॉस्ट आ रहा था वो 1100 और जीएसटी है बच्चा 132, तो ये टोटल हो जाएगा ड्राई फ्रूट के लिए 1232 रुपीज़। उसके बाद हम निकालेंगे व्हीट फ्लोर का, वो आ जाएगा बच्चा 14.30 आपका जीएसटी है, 286 रुपीज़ आपका प्राइस है। तो व्हीट फ्लोर का टोटल कॉस्ट हो जाएगा 300.30 रुपीज़। और फाइनली बेकरी प्रोडक्ट का अगर कॉस्ट हम करेंगे तो वो आ जाएगा, उसका सेलिंग प्राइस है 450 एंड 54 रुपीज़ उस पर जीएसटी, तो 504 रुपीज़। तो टोटल कॉस्ट हो जाएगा बच्चा इसका 2036 रुपीज़ .30 टोटल कॉस्ट इंक्लूडिंग जीएसटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, ए शॉपकीपर सेल्स एन आर्टिकल फॉर ₹1770 विथ जीएसटी 18%. ए कस्टमर विलिंग टू बाय दिस आर्टिकल आस्क्स द शॉपकीपर टू reduce the price of the article so that he pays only ₹1,888 including GST. If the shopkeeper agrees for this, how much reduction will the shopkeeper give? तो क्वेश्चन कह रहा है कि किसी आर्टिकल का प्राइस है 1770 और जीएसटी लग रहा है उस आर्टिकल पे 18%, लेकिन कस्टमर चाह रहा है कि मुझे उस प्राइस में आप कम कर दो, उसके बाद 18% का जीएसटी लगाओ और मैं सिर्फ 1888 ही पे करूं। तो शॉपकीपर ने वो रिड्यूस क्या किया प्राइस, मुझे वो निकालना है। तो लेट द reduced price is equal to ₹X। तो बच्चे हम x पे ही x प्लस x पे ही 18% का जीएसटी लगा देते हैं, तो मुझे कितना पे कर, कस्टमर को कितना पे करना है 1888। तो ये हुआ आपका फाइनली रिड्यूस प्राइस। तो हम इसको कैलकुलेट करते हैं, क्या हो जाएगा ये x प्लस
18x बाई 100 इज इक्वल टू 1888। ये क्या हो जाएगा, एलसीएम ले लेंगे बच्चा, तो ये हो गया 100x प्लस 18x इज इक्वल टू 1888। तो 118x बाई 100 इज इक्वल टू 1888। देन x इज इक्वल टू बाई 118। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये 16 टाइम में कैंसिल हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ गई 1600। इसका मतलब रिड्यूस प्राइस कितना है बच्चा, 1600। तो शॉपकीपर ने क्या रिडक्शन दिया, देयरफॉर रिडक्शन गिवन बाय शॉपकीपर। तो वो कितना हो गया, प्राइस पहले कितना था, ₹1770 माइनस ₹1600 इज इक्वल टू ₹170 आंसर। नेक्स्ट चैप्टर बचा हमारा बैंकिंग, जिसमें हम लोग पर्टिकुलरली पढ़ेंगे रैकरिंग डिपॉजिट अकाउंट्स। मेनली हमारे 4 तरह के अकाउंट होते हैं, सेविंग बैंक अकाउंट, करेंट अकाउंट, फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट और रैकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। सेविंग बैंक अकाउंट क्या होता है, जिसमें कोई भी पर्सन स्मॉल अमाउंट से अपना अकाउंट खोल सकता है और बैंक उस पे इंटरेस्ट देती है। करेंट अकाउंट क्या होता है, मेनली ये आपके बिजनेस ट्रांजैक्शन के लिए होता है, जिसमें आपके नो लिमिट होते हैं डिपॉजिट और विड्रॉ के, लेकिन इसमें बैंक इंटरेस्ट नहीं देती है। फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट क्या होता है, जब आप एक बड़ा सा अमाउंट को किसी पर्टिकुलर टाइम के लिए बैंक में फिक्स कर देते हैं जिस पे इंटरेस्ट मिलता है, तो वो हो जाएगा फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट। एंड द रैकरिंग डिपॉजिट अकाउंट होता है बच्चा कि आप एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के लिए मंथली इंस्टॉलमेंट जमा करते हैं, तो उसे कहते हैं रैकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। यहाँ पे एक नोट करने की बात है जो हमें आगे चल करके जरूरत पड़ेगी, सम ऑफ एन नेचुरल नंबर इज इक्वल टू आपका होता है बच्चा, जैसे 1 + 2 + 3 + डैश 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 n तक अगर हम ऐड कर रहे हैं तो ये हो जाएगा n × n + 1/2। एग्जाम्पल के लिए अगर हम 1 + 2 + 3 तक ही करते हैं तो क्या हो जाएगा बच्चा, ये आपके n नंबर हो गए, 3 तक हो गए, तो 3 × 3 + 1/2। ये क्या हो जाएगा बच्चा, 3 × 4/2 कैंसिल हो जाएगा और वैल्यू आ जाएगी 6। अगर हम इसको डायरेक्टली भी ऐड करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 6। तो इस फॉर्मूला से हम n नेचुरल नंबर्स को ऐड कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। अब इसकी ज़रूरत हमें बैंकिंग में कहाँ पड़ेगी, ये देखते हैं। आओ बच्चों, हम लोग रैकरिंग डिपॉजिट अकाउंट को समझते हैं। अगर मैं 100 रुपीज़ पर मंथ 1 ईयर तक डिपॉजिट करता हूँ तो क्या होता है, तो 100 रुपीज़ मैंने जो फर्स्ट मंथ में डिपॉजिट किया उस पर मुझे 12 मंथ तक इंटरेस्ट मिलेगा। अगर नेक्स्ट जो 100 रुपीज़ नेक्स्ट मंथ में जो हम जमा करेंगे उसमें मुझे 11 मंथ तक इंटरेस्ट मिलेगा। उसके बाद जो नेक्स्ट मंथ हम जमा करेंगे 100 रुपीज़, उस पर मुझे 10 मंथ के लिए इंटरेस्ट मिलेगा एंड सो ऑन। तो इसे लिख सकते हैं 100 × 12। तो यहाँ पे आप ये बोल रहे हो 100 रुपीज़ जो जमा किया उस पर मुझे 12 मंथ तक इंटरेस्ट मिला, या हम बोल सकते हैं कि 1200 रुपीज़ पे मुझे 1 मंथ में इंटरेस्ट मिलेगा। इन द सेम वे 100 रुपीज़ पे 100 मुझे 11 मंथ तक इंटरेस्ट मिल रहा है, यहाँ बोल सकते हैं 1100 रुपीज़ पे मुझे 1 मंथ में इंटरेस्ट मिलेगा एंड सो ऑन। इसको हम लिख सकते हैं 100 × 12 + 11 + 10। ये हो गया आपका 12 नेचुरल नंबर का सम। तो इसको क्या लिखा जा सकता है, 100 × 12 × 12 + 1/2। तो 12 2 से 6 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 100 × 6 × 13, 13 × 6 78। तो ये हो गया बच्चा, आप इसको बोल सकते हो ये एक्चुअली 78 मंथ हो गया। टोटल आपके मंथ कितने हो गए 78, और आपने कितना पर मंथ जमा किया है 100 रुपीज़। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि 100 रुपीज़ पे हमें 78 मंथ तक इंटरेस्ट मिलेगा। आइए बच्चे कुछ फॉर्मूला को देखते हैं। इंटरेस्ट इज इक्वल टू होता है बच्चा P × R × टाइम बाई 100। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, P होगा प्रिंसिपल अमाउंट, R होगा रेट ऑफ इंटरेस्ट R/100।
लेकिन हम लोग मंथली कैलकुलेट कर रहे हैं तो हम लोग यहाँ 12 से डिवाइड करेंगे और टाइम हो जाएगा बच्चा आपका n इंटू एन प्लस 1 बाई 2। तो ये पूरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, p इंटू आर इंटू एन प्लस 1 बाई 2 इंटू 12 इंटू 100। और बच्चा मैच्योरिटी वैल्यू क्या हो जाएगी, मैच्योरिटी वैल्यू n इंटू प्रिंसिपल अमाउंट, n हो गया नंबर ऑफ मंथ और इंटू प्रिंसिपल अमाउंट, ये हो गया आपका आपने जो टोटल सम दिया है प्लस इंटरेस्ट। तो ये हो गए दो फॉर्मूला, इनको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन इस चैप्टर से ज़्यादा टफ नहीं आते हैं, या तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा जाएगा, या तो नंबर ऑफ मंथ्स पूछा जाएगा, या प्रिंसिपल अमाउंट पूछा जाएगा, या मैच्योरिटी वैल्यू, इन्हीं सब से क्वेश्चन आपको मिलेंगे। आइए बच्चों क्वेश्चन देखते हैं। सुरेश हैज ए रैकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इन ए बैंक, ही डिपॉजिट्स ₹2000 पर मंथ and the bank pays interest at the rate of 8% per annum. If he gets rupees 1040 as interest at the time of maturity, find in years total time for which the account was held. तो बच्चा सुरेश जो है वो पर मंथ 2000 रुपीज जमा कर रहा है और बैंक जो दे रही है इंटरेस्ट 8% पर एनम और उसे इंटरेस्ट जो मिल रहा है 1040। ठीक है, तो मुझे फाइंड करना है इन ईयर्स में वो कितने समय तक अपने अकाउंट को रखा है। तो क्या क्या हमारे पास गिवन है, तो गिवन है बच्चों अमाउंट डिपॉजिटेड बाय सुरेश 2000 रुपीज़ पर मंथ, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8%, इंटरेस्ट बच्चा ₹1040। तो हम लोग फॉर्मूला यूज़ करेंगे यहाँ पे, इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू एन प्लस 1 बाई 2 इंटू 12 इंटू 100। तो इंटरेस्ट गिवन है वो है 1040। प्रिंसिपल अमाउंट मुझे पता है जो सुरेश पर मंथ डिपॉजिट कर रहा है 2000, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8, और कितने समय तक वो अकाउंट को रखा है वो मुझे नहीं पता है, तो ये वैल्यू n की वैल्यू मुझे नहीं पता है। बाई क्या हो जाएगा 2 इंटू 12 इंटू 100, ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये 10 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 1040 इंटू 12 बाई 10 इंटू 8 इज इक्वल टू n इंटू एन प्लस 1। तो ये 0 से 0 कैंसिल, 4 से 2 टाइम्स में, 4 से 3 टाइम्स में, 2 से 52 टाइम्स में, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी 6 and 5 इज इक्वल टू n इंटू एन प्लस 1। इसको क्या लिख सकते हैं n इंटू एन प्लस 1 माइनस 156 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन n स्क्वायर प्लस n माइनस 156। इसको फैक्टराइज करते हैं बच्चा, तो ये हो जाएगा 156 तो मुझे दो ग्रुप चाहिए कि मुझे प्लस n चाहिए, तो हम एक ग्रुप लेते हैं 13 और दूसरा लेते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 12। तो ये हो जाएगा बच्चा n स्क्वायर प्लस 13n माइनस 12n माइनस 156 इक्वल टू 0। यहाँ से n कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगा n प्लस 13, यहाँ से 12 कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगा n प्लस 13 इक्वल टू 0। यहाँ n प्लस 13 कॉमन हो जाएगा और हमारे पास रिमेनिंग बच जाएगा n माइनस 12 इक्वल टू 0। अगर इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है तो या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा, तो 0 से इक्वेट करके देखते हैं, n प्लस 13 इक्वल टू 0, तो n इज इक्वल टू माइनस 13, जो कि टाइम माइनस में पॉसिबल नहीं है, तो क्या होगा n माइनस 12 इक्वल टू 0, देन n इज इक्वल टू 12। ये हो गया आपका आंसर, और मुझे आंसर पूछा जा रहा है ईयर में, n हो गया 12 मंथ, तो ईयर हो जाएगा बच्चा या 1 ईयर। इसको सॉल्व करने का एक और तरीका है, देखते हैं। यहाँ से हम इसको ऑप्ट करते हैं बच्चा, इसको हम लिख सकते हैं n इंटू एन प्लस 1 इज इक्वल टू 156। अब मुझे n ये 156 को
मुझे इस पैटर्न पे लिखना है n इंटू एन प्लस वन के, मतलब कोई भी वैल्यू जिसको खुद से मल्टीप्लाई करें और फिर ऐड करें तो मुझे 156 आ जाए। तो ये हो सकता है बच्चा n इंटू एन प्लस वन, ये हम लिख सकते हैं 12 इंटू 12 प्लस वन, तो ये क्या हो जाए 12 इंटू 12 144 प्लस 12 156। तो देखो ये सेम फॉर्मेट पे आ गया बच्चा। तो n की जगह पे क्या है, n की जगह पे है 12, तो आंसर हो जाएगा 12। और टाइम अगर ईयर में बात करें तो 1 ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेखा ओपन ए रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट फॉर 20 मंथ्स। द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 9% per annum and Rekha receives rupees 441 as interest at the time of maturity. Find the amount Rekha deposited each month. तो क्वेश्चन में है बच्चा कि रेखा 20 मंथ तक कुछ अमाउंट को जमा कर रही है जिसपे रेट ऑफ इंटरेस्ट 9% है और इंटरेस्ट मिल रहा है 441। तो वो पर मंथ क्या जमा कर रही है, मुझे वो फाइंड करना है। आइए देखते हैं। गिवन है बच्चा रेखा जो डिपॉजिट कर रही है, लेट हम उसको मानते हैं कि पी पर मंथ डिपॉजिट करिए, नंबर ऑफ मंथ्स 20 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 9% है, इंटरेस्ट 441। तो इंटरेस्ट इज इक्वल टू हो जाएगा P इंटू आर इंटू एन प्लस 1/2 इंटू 12 इंटू 100। इंटरेस्ट हो रहा है बच्चा, इंटरेस्ट मिल रहा है 441, P मुझे निकालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 9 है, n की वैल्यू 20 इंटू 20 प्लस 1/2 इंटू 12 इंटू 100। इसको क्या लिख सकते हैं, 441 इज इक्वल टू P इंटू 9 इंटू 20 इंटू 21/2 इंटू 12 इंटू 100। अब देखते हैं क्या कैंसिल हो सकता है। 0 से 0 कैंसिल होगा, 3 से 9 3 टाइम्स में, 3 से 12 4 टाइम्स में, और 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। तो P इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, P इज इक्वल टू 441 इंटू 4 इंटू 10/3 इंटू 21। तो 21 से 441 21 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा। 3 से 21 7 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा। तो P की वैल्यू हो जाएगी 7 4 जा 28 इंटू 10 280। तो प्रिंसिपल अमाउंट क्या हो जाएगा 280, जो कि रेखा पर मंथ डिपॉजिट कर रही है। आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चा, प्रियंका हैज़ ए रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट ऑफ ₹1000 पर मंथ एट 10% पर एनम। If she gets ₹5,550 as interest at the time of maturity, then find the total time for which the account was held. तो कहने का मतलब है प्रियंका 1000 रुपीज़ पर मंथ जमा कर रही है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% मिल रहा है पर एनम, और फाइनली वो जो उसे मिल रहा है इंटरेस्ट वो है 5,550 एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी। तो मुझे पता करना है वो टोटल कितने समय के लिए अकाउंट को रखी है। तो देखते हैं क्या क्या गिवन है बच्चा। तो गिवन है बच्चा प्रिंसिपल अमाउंट ₹1000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, इंटरेस्ट है ₹5,550। तो क्या हम लोग यूज़ करेंगे फार्मूला, इंटरेस्ट इज इक्वल टू P इंटू आर इंटू एन प्लस 1/2 इंटू 12 इंटू 100। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट है बच्चा मुझे जो प्रियंका को मिल रहा है वो है 5,550। प्रिंसिपल अमाउंट है बच्चा 1000, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, एन मुझे फाइंड करना है, एन इंटू एन प्लस 1/2 इंटू 12 इंटू 100। तो ये क्या हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो रहा है बच्चा, 2 से ये 5 टाइम्स में कैंसिल हो रहा है, बाकी को हम देखते हैं। तो इसे लिख सकते हैं 5,550 इंटू 12/5 इंटू 10 इज इक्वल टू एन इंटू एन प्लस 1। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 5 से 1 टाइम्स में कैंसिल हो गया, तो ये वैल्यू हो जाएगी 1332 इज इक्वल टू एन इंटू एन प्लस 1। इसे लिख सकते हैं बच्चा n इंटू एन प्लस 1 इज इक्वल टू 1332। अब मुझे 1332 को कुछ इस कदर लिखना है, ऐसी वैल्यू को फाइंड करना है जिसको खुद से मल्टीप्लाई करें और फिर ऐड करें तो मुझे आ जाए
1332। अब इसको देखते हैं 1332। अगर हम 30 को 30 से मल्टीप्लाई करते हैं तो मुझे मिलेगा 900। अगर हम 40 को 40 से मल्टीप्लाई करते हैं तो मुझे मिलेगा 1600। मतलब कि 1332 इन बिटवीन 900 और 1600 है। तो ये वैल्यू को हम देखते हैं। अगर हम चेक करते हैं 36 को 36 से मल्टीप्लाई करें तो ये वैल्यू आती है 1296। और अगर हम 36 को इसमें ऐड कर देते हैं तो ये वैल्यू हो जाती है 1332। मतलब ये वैल्यू होगी n इंटू एन प्लस 1 इज इक्वल टू 36 इंटू 36 प्लस 1। तो n की जगह क्या वैल्यू आ गई 36। तो n हो गया बच्चा 36 मंथ्स। तो ईयर की बात करें तो ये कितने हो जाएंगे, इसको हम लोग क्या करेंगे 12 से डिवाइड, तो ये हो जाएगा 3 ईयर। आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, मिस्टर सोनू हैज़ ए रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट एंड डिपॉजिट्स ₹750 पर मंथ फॉर 2 ईयर। इफ he gets ₹19,125 at the time of maturity, then find the rate of interest। सोनू हैं जो कि 750 पर मंथ 2 सालों तक जमा कर रहे हैं और फाइनली उन्हें जो पैसा मिल रहा है, जो मैच्योरिटी वैल्यू मिल रही है वो है 19,125। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना है। तो जो गिवन है उसे लिख लेते हैं। तो गिवन है बच्चों P इज इक्वल टू ₹750, टाइम है 2 ईयर। हमारा फॉर्मूला में जो टाइम है वो मंथ्स पे डिपेंड करता है, तो हम उसे मंथ में चेंज कर लेंगे, 24 मंथ्स हो जाएगा। मैच्योरिटी वैल्यू है ₹19,125। रेट ऑफ इंटरेस्ट मुझे फाइंड करना है। तो मैच्योरिटी वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चा, वो हो जाएगा P इंटू एन प्लस आई। मतलब P इंटू एन, P इंटू आर इंटू एन प्लस 1 बाई 2 इंटू 12 इंटू 100। हम यहाँ से पी एन को कॉमन ले सकते हैं, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस आर इंटू एन प्लस 1 बाई 2 इंटू 12 इंटू 100। अब वैल्यूज़ को पुट करते हैं। तो मैच्योरिटी वैल्यू है 19,125 इज इक्वल टू 750 इंटू 24, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट मुझे निकालना है और ये हो जाएगा 24 प्लस 1 बाई 2 इंटू 12 इंटू 100। 19,125, 750 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे 18,000 हो जाएगा। और ये होगा 1 प्लस 25 आर बाई 2400। 1800 को मल्टीप्लिकेशन में है, इधर आके डिवीजन में हो जाएगा। 18,000 इज इक्वल टू 1 प्लस 25 आर बाई 2400। इस 1 को भी इधर ले आते हैं तो ये हो जाएगा 19,125 बाई 18,000 माइनस 1 इज इक्वल टू 25 आर बाई 2400। इसे फर्दर सॉल्व करते हैं तो 19,125 माइनस 18,000 बाई 18,000 इज इक्वल टू 25 आर बाई 2400। तो यहाँ से R की वैल्यू लिखी जा सकती है। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1125 बाई 18,000। ये इधर डिवीज़न में है, इधर आके मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा बाई 25। इसे सॉल्व करने के बाद इसकी वैल्यू आएगी 6%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। तो राधा डिपॉजिटेड ₹400 पर मंथ इन रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट फॉर 18 मंथ। द क्वालिफाइंग सम ऑफ मनी फॉर द कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट इज। तो ये है बच्चा कि राधा क्या कर रही है,
₹400 पर मंथ जमा कर रही है 18 मंथ्स के लिए, तो पहला इंस्टॉलमेंट जो होगा 400 वो 18 मंथ तक कैलकुलेशन होगा। नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट जो 400 पे होगा उस पर 17 मंथ तक कैलकुलेशन होगा एंड सो ऑन। लास्ट पेमेंट जो होगा 400 उस पर 1 मंथ के लिए कैलकुलेशन होगा। एक्चुअली क्या हुआ, ये 400 रुपीज़ 18 टाइम्स हो गया, ये 400 रुपीज़ 17 टाइम्स हो गया और ये 400 रुपीज़ 1 टाइम्स। तो इसका कैलकुलेशन क्या होगा, 400 इंटू 18 प्लस 17 प्लस सो ऑन प्लस 1, मतलब ये नेचुरल सम ऑफ नेचुरल नंबर हो गया 18 तक का। तो ये क्या हो जाएगा, 400 इंटू 18 प्लस 1/2। तो ये क्या हो जाएगा कैलकुलेशन बच्चा, 400 इंटू 18 इंटू 19/2। ये 9 टाइम्स में कैंसिल होगा और फाइनल वैल्यू आ जाएगी 68,400। तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा बच्चा, इसको डायरेक्ट लिख देते हैं, क्वालिफाइंग सम ऑफ मनी इज इक्वल टू, जो प्रिंसिपल अमाउंट हो गया P इंटू n प्लस 1/2। तो प्रिंसिपल अमाउंट हो गया 400, n हो गया नंबर ऑफ मंथ, 18 इंटू 18 प्लस 1/2 और ये कैलकुलेशन हमारा किया हुआ है। आंसर है बच्चा 68,400। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, मिस्टर समीर हैज़ ए रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट एंड डिपॉजिट ₹600 per month for 2 years. If he gets ₹15,600 at the time of maturity, find the rate of interest earned by him. तो समीर ₹600 पर मंथ जमा कर रहा है 2 सालों के लिए और फाइनल उसे मैच्योरिटी वैल्यू जो मिल रही है वो है 15,600। तो मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट पता करना है। तो मैच्योरिटी वैल्यू का फॉर्मूला होता है, पहले हम लोग नोट कर लेते हैं क्या क्या गिवन है बच्चा। तो प्रिंसिपल अमाउंट 600 हो गया, टाइम की बात करें तो 24 मंथ्स हो जाएगा, मैच्योरिटी वैल्यू 15,600। तो फॉर्मूला मैच्योरिटी वैल्यू हो जाएगी बच्चों P इंटू एन प्लस इंटरेस्ट हो जाएगा P इंटू R इंटू n प्लस 1/2 इंटू 12 इंटू 100। मैच्योरिटी वैल्यू होगी Pn कॉमन लेते हैं 1 प्लस R इंटू n प्लस 1/2 इंटू 12 इंटू 100। अब वैल्यूज़ पुट करते हैं, मैच्योरिटी वैल्यू है 15,600, ये हो जाएगा 600 इंटू 24, 1 प्लस R इंटू n प्लस 1 25/2 इंटू 12 इंटू 100। 25 से ये 4 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 15,600 इज इक्वल टू 14,400, ये हो जाएगा 1 प्लस R इंटू 96। अब इसको लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 15,600 बाई 14,400 इज इक्वल टू 1 प्लस R/96। इसको लिख सकते हैं R/96 इज इक्वल टू 15,600 बाई 14,400 माइनस 1। ये फिर क्या हो सकता है, R/96 इज इक्वल टू 15,600 माइनस 14,400 बाई 14,400 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 1200 बाई 14400। देन R इज इक्वल टू 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये आपका 12 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, तो 1/12 इज इंटू 96, तो ये कैंसिल हो जाएगा बच्चा 8 टाइम्स में। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 8%। आंसर। अब पढ़ेंगे बच्चों शेयर्स एंड डिविडेंड्स।
तो इसमें क्या है, अगर किसी आदमी को एक बड़ी सी कंपनी खोलनी है तो उतने सारे पैसे उसके पास नहीं भी हो सकते हैं। तो अब वो क्या करेगा, किसी से मांगेगा तो इतना बड़ा अमाउंट उसे कोई देने वाला भी नहीं है। तो वो क्या करता है, इतने बड़े अमाउंट को वो छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देता है। तो वो जो छोटा सा पार्ट होता है वो कहलाता है बच्चा शेयर, वो कहलाएगा शेयर। और जो उस शेयर को परचेज करता है, लेता है, उसको कहते हैं बच्चा शेयर होल्डर। वो हो जाएंगे शेयर होल्डर्स। और वो छोटे से पार्ट का जो वैल्यू होता है उसे कहते हैं बच्चा नॉमिनल वैल्यू। नॉमिनल वैल्यू, फेस वैल्यू, प्रिंटेड वैल्यू, एक्सेट्रा। अब अगर लोगों को लग रहा है ये कंपनी बहुत अच्छी चलने वाली है तो मार्केट में उस फेस वैल्यू का, उस नॉमिनल वैल्यू का डिमांड बढ़ेगा, तो मार्केट वैल्यू क्या होगी, उसकी बढ़ जाएगी। अगर लग रही है कंपनी वो अच्छी नहीं चलने वाली है तो उसका मार्केट वैल्यू क्या होगा, कम हो जाएगा। अगर मार्केट वैल्यू नॉमिनल वैल्यू के इक्वल है तो इसे कहते हैं बच्चा एट पार। अगर मार्केट वैल्यू इज ग्रेटर देन नॉमिनल वैल्यू है तो इसे कहते हैं बच्चा एवव पार, या इसे बोलते हैं एट प्रीमियम। और अगर मार्केट वैल्यू कम है नॉमिनल वैल्यू से तो इसे कहते हैं बच्चा बिलो पार, या एट डिस्काउंट। और शेयर होल्डर को अपने इन्वेस्टमेंट पे जो प्रॉफिट मिलता है उसे कहते हैं बच्चा डिविडेंड। डिविडेंड हमेशा कैलकुलेट नॉमिनल वैल्यू पे होता है, मार्केट वैल्यू पे नहीं होता है। क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। मिस्टर गुप्ता इन्वेस्टेड ₹3,300 इन बाइंग ए ₹100 शेयर्स of a company at 10% premium. The dividend declared by the company is 12%. Find the number of shares purchased by him. Second, his annual dividend. तो मिस्टर गुप्ता इन्वेस्ट कर रहे हैं 3,300। शेयर का जो नॉमिनल वैल्यू है बच्चा वो ₹100 है, लेकिन वो 10% प्रीमियम पे मिल रहा है, मतलब मार्केट वैल्यू में 10% इंक्लूडेड रहेगा। और जो कंपनी डिविडेंड दे रही है वो है 12%। तो मुझे निकालना है नंबर ऑफ शेयर परचेज बाय हिम और हिज एनुअल डिविडेंड। देखते हैं क्या क्या गिवन है। इन्वेस्टेड अमाउंट 3,300, नॉमिनल वैल्यू 100, रेट ऑफ प्रीमियम 10%, डिविडेंड 12%। तो मुझे कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ शेयर, फर्स्ट नंबर। तो नंबर ऑफ शेयर मुझे अगर परचेज करना है तो मुझे निकालना होगा मार्केट वैल्यू। तो मार्केट वैल्यू क्या होगी बच्चों, शेयर का नॉमिनल वैल्यू है 100 और 100 पर ही 10%, 10/100। 0 से 100 से 100 कैंसिल हो गया तो ये हो गया 110 रुपीज़, मार्केट वैल्यू हो गया 110 रुपीज़। अगर बच्चों मेरे पास 100 रुपीज़ है और हम एप्पल खरीदने जा रहे हैं, एक एप्पल का प्राइस है 10 रुपीज़, तो अगर मुझे नंबर ऑफ एप्पल निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, इस 100 को 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ एप्पल कितने हो जाएंगे, 10। तो बच्चों मुझे अगर नंबर ऑफ शेयर्स निकालना है, नंबर ऑफ शेयर्स निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, इन्वेस्टेड अमाउंट बाई मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर, मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर। तो ये क्या हो जाएगा, इन्वेस्टेड अमाउंट है बच्चा 3,300 और मार्केट वैल्यू आया हमारा 110, तो ये कैंसिल हो जाएगा 30 टाइम्स में। तो नंबर ऑफ शेयर परचेज पता चल गया, वो हो गया बच्चा 30। आपको किसी फॉर्मूला को याद करने की ज़रूरत नहीं है,
ये फॉर्मूला यूं ही कैलकुलेट हो जाएंगे, बस समझने की ज़रूरत है। नंबर ऑफ शेयर्स जैसे था तो इन्वेस्टेड अमाउंट बाई मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर ही होगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चा, एनुअल डिविडेंड। तो क्या हो जाएगा, एनुअल डिविडेंड। एनुअल डिविडेंड क्या होगा, तो मुझे देखना है डिविडेंड जो कैलकुलेट होता है वो होता है नॉमिनल वैल्यू पे, ठीक है। तो अगर मुझे एक एक शेयर पे पता करना है कि कितना डिविडेंड मिलेगा, तो नॉमिनल वैल्यू इनटू रेट ऑफ डिविडेंड क्या हो जाएगा बच्चा, नॉमिनल वैल्यू इनटू रेट ऑफ डिविडेंड। अगर मुझे सारे शेयर पे पता करना है तो हम क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू नॉमिनल वैल्यू इनटू रेट ऑफ डिविडेंड। नंबर ऑफ शेयर्स इनटू नॉमिनल वैल्यू इनटू रेट ऑफ डिविडेंड। तो ये हो जाएगा बच्चा, नंबर ऑफ शेयर हमें पता चल गया 30 है, नॉमिनल वैल्यू है बच्चा 100 और रेट ऑफ डिविडेंड इज 12%, 12/100। ये कैंसिल हो गया, आंसर हो जाएगा 360 रुपीज़। तो डिविडेंड कितना मिल रहा है, 360 रुपीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। A man invests rupees 22,500 in rupees 50 shares available at 10% discount. If the dividend paid by the company is 12%, calculate the number of shares purchased, the annual dividend received, the rate of return he gets on his investment. इस टाइप के क्वेश्चन इस बार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, तो ध्यान से देखिए। तो गिवन है बच्चों, इन्वेस्टेड अमाउंट रुपीज़ 22,500, नॉमिनल वैल्यू 50 रुपीज़, 10% डिस्काउंट पे मार्केट में मिल रहा है शेयर, और कंपनी जो डिविडेंड दे रही है वो है 12%। तो बच्चा फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नंबर ऑफ शेयर परचेज्ड। तो अमाउंट टोटल है 22,500। अब मुझे ये पता चल जाए जो मैं शेयर खरीदने जा रहा हूँ उस वो मार्केट में कितने में मिल रहा है। तो नॉमिनल वैल्यू 50 रुपीज़, लेकिन डिस्काउंट पे मिल रहा है 10%। तो हम कैलकुलेट करते हैं मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर, मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर ये हो जाएगा बच्चा 10, ये होगा 50 माइनस 50 इंटू 10%, मतलब 10/100। 0 से 0 कैंसिल, ये वैल्यू हो जाएगी ₹45। तो मुझे एक शेयर मिल रहा है बच्चा 45 रुपीज़ में। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नंबर ऑफ शेयर्स परचेज्ड हो जाएगा ये अमाउंट इन्वेस्टेड या इन्वेस्टेड अमाउंट, ये है हमारा बच्चा 22,500, और एक शेयर मुझे मिल रहा है 45 रुपीज़ पे। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 500। तो नंबर ऑफ शेयर कितना हो गया, 500। अब निकालेंगे एनुअल डिविडेंड। नंबर 2, एनुअल डिविडेंड। तो डिविडेंड जो कैलकुलेट होता है वो होता है बच्चा नॉमिनल वैल्यू पे, और मेरे पास कितने शेयर हैं वो भी मुझे पता चल गया। तो नंबर ऑफ शेयर हो जाएंगे बच्चा 500 इंटू नॉमिनल वैल्यू। नॉमिनल वैल्यू कितना है 50, क्योंकि डिविडेंड कैलकुलेट नॉमिनल वैल्यू पे होगा, मार्केट वैल्यू पे नहीं होगा। और रेट ऑफ डिविडेंड है बच्चा 12%। तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो वैल्यू आ जाएगी ₹3000। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, रेट ऑफ रिटर्न। रेट ऑफ रिटर्न। तो रेट ऑफ रिटर्न क्या हो जाएगा बच्चा, मुझे कितना मिला और कितने पैसों को इन्वेस्ट करने के बाद मिला। तो मुझे कितना मिला है 3000, और कितने पैसे हमने इन्वेस्ट किए हैं 22,500, और यहाँ हो जाएगा 100%। तो ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा बच्चा, और आप इसको कैलकुलेट करोगे तो अप्रॉक्स जो वैल्यू आएगी वो आएगी 13%। आंसर। क्वेश्चन है बच्चों, द सम ऑफ मनी रिक्वायर्ड टू बाय
₹40 शेयर्स एट ₹38.30 इज। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि नंबर ऑफ शेयर कितने बाय करने हैं 50, नॉमिनल वैल्यू है 40 और मार्केट में मिल रहा है 38.30 पे। तो मनी रिक्वायर्ड पूछा जा रहा है, तो मनी रिक्वायर्ड क्या हो जाएगा, मनी रिक्वायर्ड इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू। तो नंबर ऑफ शेयर है बच्चा 50 और मार्केट वैल्यू 38.30, तो ये वैल्यू हो जाएगा ₹1925। यहाँ पे ये तीनों चैप्टर को समाप्त करते हैं। ये तीनों चैप्टर से क्या क्या इंपॉर्टेंट रहेंगे, अगर हम जीएसटी से बोलें, क्वेश्चन में डिस्काउंट भी रहेगा, आपसे जीएसटी या सीजीएसटी या एसजीएसटी पूछा जाएगा। अगर बैंकिंग से बात करें तो रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में पूछा जा सकता है, मैक्सिमम चांस है यहाँ से क्वेश्चन आएगा। अगर हम बात करते हैं शेयर एंड डिविडेंड पे, तो डिविडेंड आपसे पूछा जा सकता है, नंबर ऑफ शेयर्स पूछा जाएगा और रेट ऑफ रिटर्न। ये आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेंगे। ओके बच्चों, तो आपको अगर ये वीडियो अच्छी लग रही है तो शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।